हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 8वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अगले दिन कमला जब उठी तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं। याद आया कि वह स्टीमर में है। उठकर दरवाजे में से देखा कि जल के ऊपर कोहरा छाया हुआ है। अंधकार में पीलापन आ गया है और वृक्षों के पीछे आकाश में सुनहरी छटा छहरा रही है। देखते देखते नदी की धारा में मछुओं की डोंगियां सफेद सफेद पाल ताने फैल गई। तब भी उसका मन प्रसन्न न हुआ। वह समझ न सकी कि उसके मन में कौन सी वेदना है। न जाने क्यों अश्रु उसकी छाती के भीतर से निकल आंखों में आने को आकुल हो उठते थे। कमला बहुत देर तक दरवाजा पकड़े खड़ी रही। खलासी अपने काम में लग गए हैं। इंजन ने काम आरंभ कर दिया है। जहाज के शब्द से बालकों का दल नदी किनारे की ओर दौड़ आया। इसी समय रमेश जागकर कमला की खबर लेने उसके दरवाजे के सामने आया। कमला ने साड़ी ठीक होने पर भी उसे और खींचकर अपने को छिपाने की कोशिश की। उसे क्रोध आ गया। उसने केवल सिर हिला दिया। रमेश ने कहा, दिन चढ़ते ही लोग जाग जाएंगे, इसी समय तैयार क्यों नहीं हो जाती? कमला कोई जवाब न दे साड़ी और कपड़े कुर्सी से उठाकर तेजी के साथ नहाने की कोठरी में चली गई। रमेश उठकर कमला का इस प्रकार आदर करने आया तो वह कमला को आवश्यक जान पड़ा। यह बात नहीं लगा मानो उसका अपमान हुआ। कमला यह समझ गई है कि रमेश के संबंध की सीमा दूर की है। एक जगह आकर वह रुक जाती है। ससुराल में उसे लज्जा करना नहीं सिखाया, लेकिन आज रमेश के सामने आते जाते उसकी छाती लज्जा में संकुचित होने लगी। स्नान करके कमला जब कमरे में आई तब दिन का काम सामने आया। आंचल की चाबी से उसने जब कपड़े का बैग खोला तो उसमें एक मनी बैग दिखाई दिया। इसे पाकर कमला ने कल एक गौरव प्राप्त किया था। उसने यत्न से मनी बैग को ट्रंक में बंद कर रखा था। आज वह उस मनी बैग को लेकर प्रसन्न नहीं हुई। वह उसे अपना नहीं जान पड़ा। वह रमेश का है, इसलिए कमला के लिए एक भार मात्र है। रमेश ने कमरे में आकर कहा, खुले बॉक्स में कौन सा आनंद ले रही हो? कमला ने कहा, अपना मनी बैग लो। रमेश ने पूछा, मैं क्या करूंगा? कमला बोली, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मंगा लो। रमेश ने कहा, शायद तुम्हें कोई जरूरत नहीं। कमला बोली, रुपए की मुझे क्या जरूरत? रमेश ने हंसकर कहा, रुपए तुम्हारे लिए इतने अनादर की चीज है, उसे दूसरों को देना चाहिए, तो मैं उसे क्यों लूं? कमला ने जमीन पर मनी बैग रख दिया। रमेश ने कहा, अच्छा सच कहो, मैंने कहानी समाप्त नहीं की, उससे मुझ पर खफा हो? कमला ने कहा, नहीं। रमेश बोला, तो इसे रखो, तब समझूंगा कि तुम्हारी बात सच है। कमला बोली, क्रोध न करने से क्या मनी बैग रखना पड़ेगा? अपनी चीज तुम रखते क्यों नहीं? रमेश बोला, वह मेरी नहीं, दी हुई चीज लेकर क्या ब्रह्मदैत हूं? मुझको इसका डर है। कमला को हंसी आ गई। उसने हंसते हंसते कहा, यह मैंने कभी नहीं सुना कि दी हुई चीज वापस लेने से ब्रह्मदैत्य होना पड़ता है। रमेश ने कहा, दूसरों के मुंह से कैसे सुन सकोगी? कभी ब्रह्म दैत्य से मुलाकात हो तो उससे पूछने पर सच का पता लगेगा। कमला ने कौतूहल से पूछा, अच्छा, क्या तुमने सचमुच ब्रह्म दैत्य देखा है? रमेश ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने ऐसे अनेक ब्रह्म दैत्यों को देखा है। बिल्कुल सच्ची चीज संसार में दुर्लभ है। कमला ने कहा, उमेश तो? रमेश ने पूछा, उमेश कौन है? कमला बोली, लड़का जो हमारे साथ जा रहा है, उसने ब्रह्मदैत्य देखा था। रमेश ने कहा, यह बात ठीक है कि इन बातों में मैं उमेश की बराबरी का नहीं हूँ,
इसी बीच बड़ी मेहनत से खलासियों ने जहाज को तैराकर नदी में जहाज को कुछ दूर पहुंचाया। जहाज कुछ दूर गया होगा कि एक आदमी माथे पर बोझा लादे किनारे किनारे दौड़ता हुआ स्टीमर ठहराने का अनुरोध करने लगा। कप्तान ने ध्यान नहीं दिया। तब वह रमेश की ओर देख बाबू बाबू कहकर चिल्लाने लगा। एकाएक कमला बोली, वह तो उमेश है, उसे छोड़कर ना जाओ, चढ़ा लो। रमेश ने कहा, पर स्टीमर क्यों रुकने लगा? कमला ने कातरता से कहा, तुम कहो तो किनारा बहुत दूर नहीं है। रमेश ने कप्तान के पास जाकर स्टीमर रोकने का अनुरोध किया। पुरस्कार के धीरज से कप्तान ने स्टीमर रोका और उमेश को चढ़ाकर उस पर बहुत नाराज होने लगा। उसका कुछ भी ख्याल न कर उमेश कमला के पैरों के पास पहुंचकर बैठा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। कमला का क्षोभ न मिटा। उसने कहा, हंस रहा है, स्टीमर ना रुकता तो मेरा क्या होता? उमेश ने कोई जवाब न दे झोली खोल दी। एक गुच्छा कच्चा केला, कई तरह का शाक, कुम्हड़े का फूल, रोहू मछली और बैंगन बाहर निकल आए। उस दिन का भोजन बड़ी तैयारी के साथ हुआ। रमेश ने आराम कुर्सी पर लेट खाना पचाने की ओर ध्यान दिया। तब कमला उमेश को खिलाने बैठी। मछली की भजिया उमेश को इतनी अच्छी लगी कि भोजन की मात्रा आशंकाजनक हो उठी। कमला ने घबराकर कहा, उमेश अब ना खा, तेरे लिए रखे देती हूँ रात को खाना। काम और हंसी खेल में प्रातःकाल के हृदय का बोझ दूर कैसे हो गया, इसे कमला समझ ना सकी। दिन बीत गया। सूर्य की धूप तिरछी होकर बड़ी छटा के साथ पश्चिम ओर के स्टीमर की छत पर पहुंची। लहरीदार पानी पर हल्की धूप झिलमिलाने लगी। नदी के किनारे गांव की रमणियां बगल में घड़ा दबाकर आने लगी। स्टीमर ने उस दिन के लिए स्टेशन पर लंगर डाल दिया। आज कमला को रसोई का उतना झगड़ा नहीं। सवेरे की तरकारियां इस समय काम आएंगी। इसी समय रमेश ने कहा, आज भोजन बहुत हो गया, इस समय मैं भोजन ना करूंगा। कमला ने दुखी होकर पूछा, कुछ ना खाओगे? रमेश ने कहा, नहीं। तब कमला ने रमेश की पत्तल पर सब मछली और भजिया परोस दी। उमेश ने कहा, अपने लिए तुमने नहीं रखी? कमला ने कहा, मैं खा चुकी हूँ। इस तरह कमला की गृहस्थी का एक दिन और पूरा हुआ। कमला बहुत देर से रेलिंग पकड़े पीछे खड़ी थी। रमेश को कुछ खबर नहीं। कमला को ख्याल था कि शाम को रमेश उसे बुलाएगा, इसलिए काम समाप्त कर जब उसने देखा कि रमेश उसे खोजने नहीं आया, तब वह स्टीमर की छत पर पहुंची, किंतु वह ठिठक गई। रमेश के सामने न गई। रमेश मानो बहुत दूर है, कमला से उसका कोई सरोकार नहीं। रमेश और उस बालिका के बीच मानो चांदनी रात्रि होठों के ऊपर उंगली रखे चुपचाप पहरा दे रही थी। रमेश ने जब हाथों से मुंह ढांक टेबल के ऊपर सिर रखा, तब कमला अपने कमरे की ओर चली। पैर की आवाज नहीं होने पाई, इसलिए कि रमेश को पता ना लगेगा कि वह आई थी। उसके सोने के कमरे में अंधेरा था। उसमें जाते उसकी छाती कांपी। उसने अपने को परित्यक्त और अकेली समझा। उस छोटी सी कोठरी में जानवर की तरह मुंह बाए अंधकार फैला था। वह कहाँ जाए? कोठरी में झांक कर कमला पीछे पलटी। उसके धक्के से रमेश के छाते की ट्रंक पर गिरने से आवाज हुई। उस आवाज से चौंक कर रमेश ने देखा कि कमला दरवाजे पर खड़ी है। उसने कहा, कमला, मैं समझा था कि तुम सो गई होगी, या तुम्हें डर लगता है? अब मैं बाहर ना बैठूंगा, मैं बगल की कोठरी में सोता हूँ, बीच का दरवाजा खोले देता हूँ। कमला ने हिम्मत से कहा, मैं नहीं डरती। यह कह वह तेजी से अंधेरी कोठरी में घुसी। उसने बीच के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसे रमेश ने खोला था। उसने बिछौने पर लेट चादर से अपना मुंह ढक लिया। उसका हृदय विद्रोही हो उठा। रात कटती ही नहीं। रमेश बगल की कोठरी में सो गया। बिछौने पर कमला से
रहा न गया। वह बाहर निकली, रेलिंग पकड़ किनारे की ओर देखने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुक पड़ा। दोनों उस ओर देख कमला सोचने लगी कि कितनी औरतें पानी लेकर नित्य अपने घर जाती हैं। घर की याद आते ही उसके प्राण छाती से निकलने को छटपटाने लगे। उस बालिका को केवल एक घर से प्रयोजन था। इसी समय कमला एकाएक चौंकी। उसके पास ही कोई खड़ा है। तभी आवाज आई, मैं हूँ उमेश। रात बहुत बीते, क्या नींद नहीं है? अब तक आंसू टपके नहीं थे। देखते देखते दोनों आंखों में आंसू लुढ़क पड़े। बूंदें रोके ना रुकी। गर्दन टेढ़ी कर कमला ने उमेश की ओर से मुंह फेर लिया। उस गृहहीन बालक द्वारा आदर के वचन सुनते ही कमला की छाती में भरे आंसू रोके ना रुके। उसने कुछ कहने की कोशिश की, किंतु रुंधे हुए गले से आवाज नहीं निकली। उमेश की समझ में न आया कि कैसे धीरज दिया जाए। एकाएक बोला, माँ, तुमने जो रुपया दिया था उसमें से 7 आने बचे हैं। कमला के आंसुओं का बोझ हल्का हो चला था। उमेश की बात पर उसने स्नेह मिश्रित हंसी में कहा, अपने पास रहने दे, जा अब सो। कमला जैसे ही बिस्तर पर आकर लेटी, उसकी थकी हुई आंखें नींद से भारी हो गई। सवेरे धूप ने जब उसके दरवाजे पर थपकी दी, तब वह सोई पड़ी थी। अगला दिन आरंभ हुआ। उस दिन कमला की आंखों में सूर्य क्लांत, नदी क्लांत और किनारे के वृक्ष भी थके राही की तरह क्लांत दिखाई दिए। उमेश जब काम में सहायता देने आया, तब कमला ने बुझे स्वर में कहा, उमेश, आज मुझे दिख ना कर। उमेश सहज ही मानने वाला नहीं। उसने कहा, मैं दिख करने नहीं, मसाला पीसने आया हूँ। रमेश ने कमला के मुंह को देखकर पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इस प्रश्न के जवाब में कमला गर्दन हिलाकर रसोई में चली गई। रमेश ने सोचा कि समस्या कठिन होती जाती है, शीघ्र फैसला होना जरूरी है। हेम के साथ एक बार बातचीत हो जाने पर कर्तव्य निर्धारण सहज हो जाएगा। रमेश ने मन ही मन ऐसी धारणा की। वह हेम को चिट्ठी लिखने बैठा, बार बार लिखता और बार बार काटता। उसी समय, महाशय, आपका नाम। सुनकर उसने सिर उठाया। देखा एक प्रौढ़, पकी हुई मूछें, माथे के सामने के पतले बाल सफेदी लिए उपस्थित हैं। रमेश को क्षण भर के लिए कौतूहल हुआ। आप ब्राह्मण हैं? नमस्कार। आपका नाम रमेश बाबू है, यह मैं जान चुका हूँ। आजकल परिचय में लोग बुरा मानते हैं। आप यदि नाराज हुए हो तो क्षमा कीजिएगा। रमेश ने हंसकर कहा, मेरी नाराजगी भयंकर नहीं, आपका नाम सुनते ही मैं खुश होऊंगा। जवाब मिला, मेरा नाम त्रैलोक्य चक्रवर्ती है। पश्चिम के लोग मुझे चाचा कहते हैं। पश्चिम आप जा रहे हैं, मेरा परिचय आपसे ना रहेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमेश बोला, अभी ठीक नहीं कर सका। त्रैलोक्य ने कहा, आपको देर हो सकती है, किंतु स्टीमर देर नहीं कर सकता। रमेश ने कहा, ग्वालंदों में देखा कि स्टीमर सीटी दे रहा है। उस समय मेरे निश्चय करने में देरी थी, किंतु स्टीमर छूटने में देर नहीं, इसलिए जो काम जल्दी का था उसे मैंने पूरा किया। त्रैलोक्य ने कहा, तब आप प्रशंसा के योग्य हैं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। हम में और आप में यही भेद है। हम पहले मन ठहराते हैं, इसके बाद स्टीमर पर चढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत भीरू हैं। आपने जाना तो स्थिर किया, किंतु यह स्थिर नहीं सोचा कहाँ जाएंगे। यह क्या कम है? परिवार के साथी हैं। हाँ, उत्तर देने में रमेश ने क्षण भर के लिए सोचा। उसे चुप देख चक्रवर्ती ने कहा, माफ कीजिए, मैं यह खबर पा चुका हूँ कि आप परिवार के साथ हैं। बहू उस घर में रसोई बना रही है। मैं रसोई की खोज में वहां जा पहुंचा। मैंने बहू से कहा, बेटी, मुझे देखकर संकोच न करना। मैं पश्चिम का एकमात्र चाचा हूँ। बहू मानो साक्षात अन्नपूर्णा है। मैंने उससे फिर कहा, बेटी, अन्न से मुझे वंचित न करना, मैं लाचार हूँ। बहू हंस दी।
मैं समझ गया कि प्रसन्न है। अब मुझे चिंता नहीं। आप काम कर रहे हैं, अब आपको तंग ना करूंगा। अगर कहें तो बहू को सहायता दूं। यह कहे चक्रवर्ती चाचा रसोई की ओर चले। उन्होंने वहां पहुंचते ही कहा, बहुत अच्छी खुशबू है। जैसा भोजन होगा वह पहले ही मालूम हो गया। किंतु गुड़म्बा मैं बनाऊंगा बेटी। तुम सोच रही होगी कि इमली तो है नहीं, गुड़म्बा कैसे बनेगा। मेरे रहते तुम्हें इमली की चिंता क्यों, मैं सब इंतजाम किए लेता हूँ। कमला ने हंसकर कहा, मैं गुड़म्बा बनाना सीखूंगी। चक्रवर्ती बोला, विद्या की गूढ़ता नष्ट करूं तो वीणा पाणी अप्रसन्न होंगी। 2-4 दिन इस बूढ़े की खुशामद करनी पड़ेगी। मैं किस तरह खुश होऊंगा वह मैं खुद ही कह दूंगा। पहली बात तो यह कि मैं पान बहुत खाता हूँ, किंतु सुपारी का टुकड़ा ना हो। रमेश इस वृद्ध के आने से बहुत निश्चिंत हुआ। पहले जब रमेश कमला को अपनी स्त्री समझता था, तब से अब बहुत फर्क है। ऐसा प्रभेद, इससे कमला के हृदय में चोट लगे बिना न रही। चक्रवर्ती यदि कमला की चिंता को कुछ हटा सके तो रमेश अपनी चोट की ओर भी कुछ ध्यान दे। दरवाजे पर आकर कमला खड़ी हो गई। उसके मन में इच्छा थी कि दोपहर वह चक्रवर्ती के साथ काट सकेगी। चक्रवर्ती उसे देखते ही बोले, बेटी यह ठीक नहीं हुआ। कमला, क्या ठीक नहीं, वह समझकर आश्चर्य में पड़ी। वृद्ध ने कहा, यह जूता। रमेश बाबू, यह आप ही का काम है। आप अधर्म कर रहे हैं। मिट्टी को चरण स्पर्श से वंचित ना करें। मेरी बात जमती नहीं है। आप स्टीमर की सीटी सुनकर एकदम सवार हो बैठे, यह सोचा भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। रमेश बोला, तो चाचा आप ही जगह ठीक करें। चक्रवर्ती ने कहा, आपकी विवेचना शक्ति ने ऐसी उन्नति प्राप्त की, अभी थोड़ी देर का ही परिचय है। गाजीपुर चले चलिए, वहां तुम्हारा बूढ़ा चक्रवर्ती भी रहता है। रमेश ने कमला की ओर देखा। कमला ने सिर हिलाकर राय दे दी। इसके बाद उमेश और चक्रवर्ती ने कमला के कमरे में ही दोपहरी काटी। तरह तरह की बातें हुई। रमेश एक ठंडी सांस लेकर बाहर ही रहा। दोपहर के समय स्टीमर की धकाधक में जब कमरे के भीतर से कमला के स्निग्ध कौतुक की हंसी रमेश के कानों में पहुंचती, तब उसकी छाती धड़क उठती। यह सब कितना सुंदर है, फिर भी दूर है। कमला की उम्र कम है, कोई आशंका या वेदना स्थायी होकर उसके मन में ठहरी नहीं। रमेश के व्यवहार के बारे में इन दिनों उसे किसी तरह की चिंता करने का समय नहीं मिला। न ही घूम घूम कर बूढ़े चक्रवर्ती को पाने से हंसी, गप, रसोई, इन सब से कमला का समय गया। अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। उत्साह से दिन आरंभ होता, उमेश स्टीमर से होशियार रहता है, फिर भी उसकी झोली भर जाती है। गृहिणी को उमेश की झोली बड़े कौतूहल का विषय बन जाती है। यह क्या, यह तो कद्दू है। अरे यह सहजन तो कहाँ से लाया। उमेश कहता, यह देखो चाचा, खट्टा पालक भी इस देश में मिलता है, यह मैं जानता ना था। झोली के बारे में सवेरे कौतूहल मचता है। जिस दिन रमेश उपस्थित रहता, उसे ये बातें बेसुरी जान पड़ती। वह चोरी का संदेह किए बिना न रहता। कमला उत्तेजित हो कहती, मैंने अपने हाथों से उसे पैसे दिए हैं। रमेश कहता, इसी से उसकी चोरी दूनी है, वह पैसे भी चुराता है और तरकारी भी। वह उमेश को बुलाकर कहता, हिसाब तो बता। एक बार के हिसाब से दूसरी बार हिसाब मेल नहीं खाता। जोड़ लगाने पर खर्च अधिक बढ़ जाता। इससे उमेश लज्जित नहीं होता, कहता, अगर मैं हिसाब ही जानता तो मेरी यह दशा क्यों होती, मैं कहीं मुनीमी करता। रमेश जितना उमेश पर संदेह करता, उमेश उतना ही कमला को अपनाता जाता। चक्रवर्ती के आने से पक्ष लेने कमला का दल रमेश से बढ़ता जाता था। रमेश एक ओर अकेला और दूसरी ओर कमला, उमेश और चक्रवर्ती सब एक। चक्रवर्ती के आने पर उनके उत्साह के ताप से रमेश कमला को पहले से अधिक उत्साह से देखने लगा था।
किंतु वह इस दल में मिल नहीं सकता था। पूर्णिमा को सवेरे उठकर देखा गया कि काले बादल आकाश में छाए हुए हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है। फिर धूप भी निकल आई है। आज बीच गंगा में कोई नाव नहीं। पानी भरने वाली औरतें घाट पर अधिक नहीं ठहर रही हैं। बिजली से चमक पैदा हो जाती है और पानी बड़ी बड़ी लहरें ले रहा है। स्टीमर ठीक तरह से चल रहा है। कमला रसोई में थी कि चक्रवर्ती ने आकाश की ओर देखकर कहा, बेटी, ऐसा करो जिससे संध्या को रसोई न बनानी पड़े। खाने में काफी समय बीत गया। हवा का जोर खोर भी बढ़ा। नदी लहराने लगी। सूर्य अस्त होते ही स्टीमर ने लंगर डाल दिया। बादलों के बीच हंसुए की तरह चंद्रमा चमका। शाम को हवा के साथ बड़ी मूसलाधार वर्षा होने लगी। कमला एक बार डूब चुकी है, इसलिए हवा के झोंके से वह घबरा उठी। रमेश ने उसे धीरज दिया, कहा, स्टीमर में कोई डर नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो सकती हो। मैं बगल की कोठरी में हूँ। आंधी और हवा का वेग भयंकर होता है, यह कमला से छिपा नहीं। उसने दरवाजे के पास जाकर आवाज दी, चाचा, तुम यहाँ आकर बैठो। कोठरी में चक्रवर्ती ने झांक कर देखा कि रमेश बिछौने पर अधलेटा किताब पढ़ रहा है। चक्रवर्ती ने कहा, बहू मारे डर के सूखी जाती है, उसे इस समय रखकर इस कमरे में आइए। कमला आवेग से चक्रवर्ती का हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं चाचा, नहीं। आंधी के शोर से कमला की आवाज रमेश तक नहीं पहुंची। चक्रवर्ती चकित होकर लौट आए। रमेश किताब रखकर उस कमरे में आया। उसने पूछा, क्या बात है चाचा? कमला बोल उठी, मैंने उन्हें कहानी कहने को बुलाया है। थोड़ी देर बाद कमला ने कहा, चाचा जी, रात होती जा रही है, आप सोने जाएं। उमेश की खबर ले लीजिएगा, शायद वह डरता हो। दरवाजे के पास से आवाज आई, मैं किसी से नहीं डरता। उमेश कमला के दरवाजे पर बैठा था। कमला का हृदय पिघला। उसने बाहर जाकर कहा, क्यों रे, तू आंधी पानी से भीग क्यों रहा है? जा, चाचा जी के पास सो रहे। उमेश चाचा के साथ सोने चला गया। रमेश ने कहा, जब तक नींद ना आए मैं बैठकर कहानी कहूँ। कमला बोली, नहीं, मुझे नींद नहीं लगी है। रमेश कमला का भाव समझ गया। उसने बात दोहराई नहीं। कमला के अभिमान से भरे चेहरे को देख वह अपनी कोठरी में चला गया। कमला के मन में शांति नहीं थी। वह जबरदस्ती लेटी रही। आंधी के साथ पानी की कलकलाहट पड़ रही थी। खलासियों का हल्ला सुनाई दे रहा था। इंजन की कोठरी में संकेत का घंटा बज उठता था। हवा के झटके के विरुद्ध जहाज को स्थिर रखने के लिए लंगर गिराने पर भी इंजन धीरे धीरे चल रहा था। कमला कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। वर्षा बंद हो गई है। आंधी दिग-दिगांत में टकरा रही है। किनारा साफ दिखाई नहीं देता। नदी धुंधली दिखाई देती है। ऊपर और नीचे, दूर और पास, दृश्य और अदृश्य में एक उन्मत्तता है। इस रात्रि को देखकर कमला की छाती कांपने लगी। इस प्रलय के भीतर शक्ति है, स्वाधीनता है। उसने कमला के हृदय में एक सोई किरण को जगा दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।